एक बस दिल्ली से देहरादून जा रही है। उसमें कुछ यात्री सफर कर रहे हैं और उनमें से कुछ यात्री देहरादून मंसूरी घूमने के लिए जा रहे हैं। जब वे लोग आपस में बातें करते हैं वहां पर घूमने की और तरह तरह के प्लान बनाते हैं, तो उसी बस के अंदर बैठी हुई एक लड़की इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने रोने को लोगों से छुपाते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लेती है। तभी उसी बस के अंदर सफ़र कर रहा एक लड़का जिसका नाम है संदीप उस लड़की को देख लेता है और देखने के बाद सोच विचार करने लगता है कि यह इस तरह से क्यों रो रही है। आखिर इसे एक ऐसी क्या दिक्कत है जो हम लोग जब भी ये बातें करते हैं कि मंसूरी में ये करेंगे, मंसूरी में वो करेंगे, तभी ये फूट फूट कर रोने लगती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इन बातों को सुनकर फूट फूट कर रोए जा रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है संदीप जो कि एक कंपनी में मैनेजर है और अच्छा खासा रुपए पैसा कमाया करता है। वहीं उसी की कंपनी में काम करने वाले 4 लोग यानी कि 2 लड़के और 2 लड़कियां जो आपस में कपल हैं और उन लोगों के साथ संदीप की अच्छी बना करती है। अब तभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस बार मंसूरी घूमने के लिए जाया जाए। तो इस बात को सुनकर संदीप भी इस बात के लिए हामी भर लेता है क्योंकि उसे घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद है। वो लोग प्लान करते हैं कि हम पूरी यात्रा बस से तय करेंगे ताकि सफर का और भी ज्यादा मजा आ सके। इस बात को सुनकर संदीप भी उनकी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और सभी लोग दिल्ली से देहरादून के लिए बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने के बाद थोड़ी देर में बस चलने वाली थी और उस बस के अंदर ज्यादातर यात्री ऐसे ही थे जो घूमने के लिए जा रहे थे। तो सभी लोग जब आपस में बातें करते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि काफी ज्यादा लोग मंसूरी घूमने जा रहे हैं। तो वो लोग आपस में इस बारे में बात करने लगते हैं। जैसे ही बस चलने वाली होती है तभी उसी समय उसी बस के अंदर एक लड़की आकर चढ़ती है जिसका नाम होता है रेखा, जिसकी उम्र 25 से 26 साल है और वो मायूसी है। उसके हाथ में एक बैग है। उस बैग को लेकर वह चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। जिस सीट पर वो बैठी थी उसकी जो दूसरी सीट थी साइड वाली, उस पर संदीप बैठा हुआ था और रेखा जो थी वो संदीप के साइड में ही आकर बैठ जाती है। उनके आगे पीछे जो सीट थी उन पर उसके दोस्त बैठे हुए थे और तभी जब वो रास्ते में एक दूसरे से मंसूरी के बारे में बात करते हैं तो इन बातों को सुनकर जो रेखा होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जैसे वो देखती है कि मेरे आंखों के आंसुओं को ये लोग देख लेंगे तो वो चुपके से अपना दुपट्टा निकालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर मायूसी वहीं पर बैठी रहती है। धीरे धीरे काफी देर हो जाती है ऐसा ही करते हुए, लेकिन ये आंसू जो रेखा की आंखों से निकल रहे थे, इन आंसुओं को संदीप देख लेता है। अब संदीप यह बात देखकर बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह लड़की इस तरह से क्यों रो रही है। और उसने नोटिस भी किया था कि जब हम लोग मंसूरी की बात करते हैं तो उसी समय पर फूट फूट कर रोया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जैसे ही बस दिल्ली से बाहर निकलती है तो उसी दौरान जो बस का ड्राइवर होता है वह गाड़ी को रोक देता है और सभी से कह देता है कि यहाँ पर बस 15 मिनट के लिए रुकेगी। आपको कुछ खाना पीना हो या कुछ लेना हो तो आप आराम से ले सकते हो। जैसे ही टाइम हो जाएगा तो उसके बाद मैं विसिल बजाऊंगा और सभी लोग बस के अंदर चढ़ जाना। ऐसा कहकर ड्राइवर कंडक्टर बस से उतर कर चले गए थे और सभी लोग जो यात्री वहां पर बैठे हुए थे वो लोग भी उतरकर बस से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो संदीप होता है वो उतरते वक्त देखता है कि बस पूरी तरह से खाली हो गई है। केवल वही लड़की जो बस में सबसे लास्ट में चढ़ी थी वही उस सीट पर बैठी है और वो बिल्कुल भी नहीं उतर रही है और ना ही किसी की तरफ देख रही है। इस बात को देखकर संदीप और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वह भी होटल के अंदर चला जाता है। वहां से वह कुछ लोग खाने के लिए लेते हैं और उस खाने को लेकर दोबारा से बस में आकर चढ़ जाते हैं। संदीप आकर नोटिस करता है कि ये लड़की अभी भी यहीं पर बैठी है और ये इसी तरह से उदास है जिस तरह से इस बस के अंदर बैठी थी। उसके बाद संदीप जानना चाहता है कि आखिर इसको ऐसी क्या परेशानी है जिस वजह से ये फूट फूट कर रोने लगा करती है। सभी लोग दोबारा से आकर बस में चढ़ जाते हैं और बस दोबारा से अपना सफर तय करने लगती है। उसी दौरान जब सभी लोग बस के अंदर बैठ गए थे तो फिर से मंसूरी के अंदर घूमने की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसी रेखा इस प्लानिंग को सुनती है तो इस बार फिर से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन इस बार वो अपने आंखों के आंसू को छुपाने के लिए अपने दुपट्टे को अपने चेहरे पर रख लेती है। यह सब कुछ संदीप भी नोटिस कर लेता है और अब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि मंसूरी के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी बात करते ही ये फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद जो संदीप होता है वो धीरे से उसको पूछ ही लेता है कि आपका नाम क्या है। अब इस बात को सुनकर रेखा पहले तो कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन जब संदीप दोबारा से नाम पूछने का आग्रह करता है तो वह उसे बता देती है कि मेरा नाम रेखा है। संदीप उससे पूछता है कि आप कहां जा रही हो, तो वह संदीप की तरफ दुख भरी निगाहों से देखती है और देखने के बाद कहती है कि तुमको क्या मतलब, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, ये बस कुछ तुम्हारी थोड़ी ना है। इसके बाद संदीप कहता है कि लगता है आपको बुरा लग गया, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था कि आप मेरी साइड वाली सीट पर बैठी हो। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहती तो आप बेशक से मत बताओ।
ऐसा कहकर संदीप चुप हो जाता है, लेकिन तभी रेखा उसे बता देती है कि मैं मंसूरी जा रही हूँ और हम 2 लोग हैं। अब इस बात को सुनकर जो संदीप होता है वो थोड़ा सा हिचक जाता है, क्योंकि अभी तक ये अकेली ही बस के अंदर बैठी हुई थी और इन सारे पैसेंजर में से इसके साथ कौन है जो इसके साथ ट्रैवल कर रहा है। ये बात सोचकर वो चुप तो हो जाता है, लेकिन दिमाग में ये बात घूम रही थी कि कौन है इसके साथ जो इसके साथ ट्रैवल कर रहा है। थोड़ी देर इधर उधर नज़र दौड़ाने के बाद उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो इसके साथ ट्रैवल कर रहा हो। तो उसके बाद संदीप उससे पूछने लगता है कि देखिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो क्या वो इस बस के अंदर है। अब इस बात को सुनकर जो रेखा है वो उससे कहने लगती है कि देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऊपर से आप बार बार बात करके मेरा दिमाग खा रहे हो। इस बात को सुनने के बाद संदीप कहता है कि देखो, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या परेशानी है आपको जो आप इतना परेशान हो गए हो। इसके बाद जो रेखा होती है वो दुखी मन से उसे बता देती है कि देखिए, मैं यहां से मंसूरी जा रही हूं घूमने के लिए और इसके बाद आप मुझसे एक भी सवाल मत पूछना। ऐसा कहकर रेखा ने उससे बोलने से मना कर दिया था और इस बार जो संदीप के सामने बात आई थी उस बात को सुनकर संदीप और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी मंसूरी जा रहे थे घूमने के लिए, इधर ये भी मंसूरी जा रही है घूमने के लिए, लेकिन ये इतनी उदास क्यों है और वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हैं। इस बात को जानने के लिए वह काफी ज्यादा इच्छुक है कि आखिर इसे ऐसी क्या परेशानी है और इसीलिए वह अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है। वह अपना फोन निकालता है और फोन पर मैसेज करके उस ग्रुप में, जिस ग्रुप को उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था जब वो लोग मंसूरी घूमने के लिए जा रहे थे, तो उस ग्रुप में इस बारे में मैसेज करता है और उन लोगों से पूछता है कि ये ऐसे ऐसे कह रही है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इतनी उदास है। अब इसके बाद जो संदीप के साथी होते हैं वो उससे मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों भाई, इस पे दिल आ गया है क्या। इस बात को सुनकर जो ग्रुप के और मेंबर होते हैं वो हंसी वाला इमोजी भेजने लगते हैं और सभी लोग अपनी अपनी सीटों से संदीप की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी संदीप पूरी बात उन्हें बताता है और कहता है कि यार, ये बार बार जब भी हमको मंसूरी की बात करते हैं तो रोने लगा करती है, और जब मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने रेखा बताया और ये कह रही है कि वो भी घूमने के लिए जा रही है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये घूमने के लिए जा रही है तो इतनी उदास क्यों है। इसके बाद वो लोग भी मामले की गहनता को समझते हैं और कहते हैं कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन कैसे पता किया जाए। तो संदीप कहता है कि पता तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति मुझसे कुछ कहने लगे तो तुम बीच में उसको रोक लेना। इस बात को सुनकर वो लोग भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं, क्योंकि संदीप अब इससे बात करना चाहता था और उसे डर था कि कई बातों के दौरान ये ज्यादा गर्म हो जाए तो और लोग अगर बीच में आए तो वो लोग इन्हें रोक लेंगे। इसके बाद संदीप उससे बात करने लगता है और बातों ही बातों में उससे बार बार पूछने के लिए आग्रह करता है। कहता है कि ये बताओ, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम घूमने के लिए भी जा रही हो और ऊपर से तुम उदास भी हो, और कहाँ है वो तुम्हारा साथी जिस साथी के बारे में तुम बता रही हो। इसके बाद जो रेखा होती है वह चिल्लाते हुए संदीप से कहने लगती है कि क्या जानना है आपको, बताइए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे देती हूँ। इसके बाद संदीप अपने सवाल पूछने लगता है। सबसे पहले तो वो उसे पूछता है कि ये बताओ कि जब तुम मंसूरी घूमने के लिए जा रही हो तो इतनी उदास क्यों हो। तो वो कहने लगती है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और उस कारण की वजह से ही मैं इतनी उदास होती हूँ, क्योंकि जो बातें तुम आपस में करते हो वो बातें कभी मैंने अपने पति से कही थी, लेकिन आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और मैं उसकी जगह अकेली घूमने के लिए जा रही हूँ। इस बात को सुनकर संदीप सोचता है कि हो सकता है कि इसका पति इससे अलग रहता हो और उसी की याद में अब ये घूमने के लिए जा रही हो। इसी वजह से वो इस बात को ऐसे छोड़ देता है और फिर वह अपना दूसरा सवाल करता है। कहता है कि मैडम, ये बताओ, आप बता रही थी कि आपके साथ एक और व्यक्ति सफर कर रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति कहाँ है। तभी जो लड़की रेखा होती है वह अपने बैग की तरफ इशारा करती है जो कि ऊपर रखा हुआ था जहां पर बस में सामान रखा जाता है, और कहती है कि उस बैग के अंदर है। अब इस बात को सुनने के बाद संदीप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि आप कहना क्या चाहती हो। तो जो रेखा होती है उसे पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मैं दिल्ली के अंदर एक कंपनी में काम किया करती थी, वहीं पर एक लड़का जिसका नाम संदीप था वह भी काम किया करता था और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जैसे हम दोनों को प्यार हो जाता है तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपना घर बसाने लगते हैं। लेकिन मेरे परिवार वालों को और इधर संदीप के परिवार वालों को यह शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसकी कास्ट अलग थी और मेरी कास्ट अलग थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहा करते और बार बार ये बातें, जिन बातों को अब तुम इस बस के अंदर कर रहे हो, उन बातों को मेरे पति मुझसे अक्सर किया करते थे
जब रात के समय हम आराम किया करते थे। वो कहते थे कि कुछ दिनों में कुछ पैसा कमा लें और जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मंसूरी घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह हैं जिनमें घूमने के बाद मजा ही आ जाएगा। इसी वजह से जब भी मंसूरी की कभी बात होती थी तो उन बातों को सुनने के बाद जो रेखा थी वह मायूस हो जाती थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते थे। अब संदीप को अपने जवाब मिल रहे थे और धीरे धीरे उसके सामने से ये सारे सवालों का पिंजरा खुल रहा था। तो वो कहने लगता है कि फिर क्या हुआ। तो वो बताती है कि अचानक से जैसे ही मेरी शादी को 3 महीने होते हैं तो उसी दौरान मेरे पति की मौत हो जाती है और मेरे पति की मौत के बाद जो उसके घर वाले होते हैं वो उसको आखिरी बार तक मुझे नहीं देखने देते हैं। दरअसल वो एक दिन जिम करने के लिए गए थे और वहीं पर उनको हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई थी। मैंने अपने ससुराल वालों से कई बार आग्रह किया कि मुझे आखिरी बार तो देख लेने दो, लेकिन उन लोगों ने धमकाकर मुझे भगा दिया और कहा कि तेरी वजह से ही ये आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और तुझ जैसी औरत अगर हमारे घर से दूर ही रहे तो ही अच्छा है, न जाने कितनों को खा जाएगी। ऐसा कहकर उन लोगों ने धमकाकर मुझे वहां से भगा दिया और मैं अपने पति को आखिरी बार तक भी नहीं देख पाई। इसके बाद मैं अपने घर वालों के पास जाती हूँ, लेकिन घर वालों ने भी मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया और कह दिया कि वहीं रहो जहां तुम पहले रह रही थी। अब उस घर के अंदर मैं रहा करती हूँ और वहीं पर रहते रहते बार बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पति कह रहा हो कि चलो रेखा अब घूमने चलते हैं, मंसूरी जाने का समय आ गया। तो इसी वजह से मैं अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस बैग के अंदर उनके कपड़े लेकर आई हूँ। इस बैग के अंदर मेरे पति के कपड़े हैं जिन कपड़ों को देखकर मुझे लगता है कि मेरे पति मेरे साथ हैं। तो इन्हीं को लेकर मैं मंसूरी घूमने के लिए जा रही हूँ ताकि उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो सके और मुझे लगे कि हाँ मैंने अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। ऐसा कहते हुए जो रेखा होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और इसके बाद जो संदीप होता है उसे चुप कराता है, हौसला बनाता है और कहता है कि चिंता मत करो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय एक बहुत बड़ी चीज है, ये बड़े बड़े घावों को भी भर दिया करती है। ऐसा कहकर उसने उसे शांत किया था और इसके बाद आगे का सफर चलने लगता है। जो रेखा थी फिलहाल अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक महसूस करती है क्योंकि उसके साथ लगभग 4 से 5 लोग हैं जो उसकी केयर कर रहे हैं। जैसे ही सभी लोगों को ये कहानी पता चलती है तो वो लोग भी उसको सहारा देने लगते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सफर चलता है और सफर के दौरान जो रेखा होती है उसे नींद आने लगती है। जब रेखा को नींद आती है तो उसकी गर्दन इधर उधर हवा में झूलने लगती है। तभी जो संदीप होता है उसे इशारा करता और कहता है कि कोई बात नहीं, अपनी गर्दन मेरे कंधे पर टिका लो, कोई भी दिक्कत नहीं है और आराम से सो जाओ, जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें जगा लूंगा। ऐसा कहकर संदीप ने रेखा को सोने के लिए कह दिया था और रेखा भी उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। जैसे सफर कंप्लीट होने वाला था तो उसी दौरान कंडक्टर विसिल बजाता है और विसिल के दौरान सभी की आंख खुलती है। रेखा की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका सर संदीप के कंधे पर रखा हुआ है और संदीप ने रेखा का हाथ पकड़ रखा है ताकि वो नींद की वजह से इधर उधर ना गिर जाए। अब इतनी केयरिंग को देखकर जो रेखा होती है वो भी संदीप की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरी बड़ी ही केयर करता है। अब जैसे ही देहरादून का बस स्टैंड आता है तो वहां पर सभी लोग उस बस से उतर जाते हैं और उतरने के बाद अब उन्हें यहाँ से मंसूरी के लिए बस पकड़नी थी। यहाँ से मंसूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लिए बस थोड़ी देर में आने वाली थी। इसके बाद वो सभी लोग रेखा के साथ साथ रहते हैं और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के वो आपस में मजाक करते हैं जिन मजाकों को सुनकर रेखा खुश हो जाए और वह भूल जाए कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी अचानक से संदीप के साथ का एक लड़का जिसका नाम सौरभ था वह संदीप से कहने लगता है कि संदीप, वो दिन तुम्हें याद है जब तुम ऑफिस में पहली बार आए थे और तुम्हारे बालों को देखकर सभी लोग तुमसे पीछे से चंपू चंपू बोल रहे थे। अब इस बात को सुनकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं और यह बात रेखा को भी अच्छी लगती है क्योंकि जब उसने कहा था कि चंपू कह रहे थे तो एकदम से संदीप का जो चेहरा था वो देखने लायक था और जैसे वो संदीप का ऐसा चेहरा देखती है तो वो भी हंसने लगती है। लेकिन संदीप जैसे ही इसको हंसते हुए देखता है तो उसकी तरफ देखकर वो भी हंसने लगता है और सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये एक बार हंस तो गई। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर बस भी आ जाती है और बस के अंदर वो सभी लोग बैठकर मंसूरी जाने लगते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग और भी ज्यादा एंजॉय करने लगे थे ताकि रेखा को हंसी आए और रेखा अपने गमों को भूल जाए। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब तक वो लोग मंसूरी पहुंचते हैं तो वहां तक रेखा पूरी तरह से उन लोगों के अंदर घुल मिल गई थी और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वही लड़की है जो उस टाइम पर बस के अंदर बैठी थी, बड़ी मायूस थी और बात बात पर रो
रही थी। इसके बाद वो लोग मंसूरी में घूमते हैं जगह जगह। धीरे धीरे उनका जितने दिन का टूर था वो टूर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वो वापस दिल्ली लौटने लगते हैं। रेखा भी उनके साथ ही थी और उनके साथ रेखा को बड़ी खुशी मिल रही थी, खासकर संदीप हर छोटी मोटी बात में रेखा की केयर किया करता और उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश किया करता। और इसके बाद जैसे ही वो वापस दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने के दौरान रेखा और संदीप दोनों को एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए थे और सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर लग गए थे। संदीप अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट संभाल रहा था, इधर रेखा जिस कंपनी में काम किया करती थी वहां पर काम करने लगती है। लेकिन उस दिन के बाद रेखा और संदीप दोनों एक दूसरे से रोज बात किया करते हैं और बातों के दौरान इन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है इन दोनों को ही पता नहीं होता है। प्यार तो हो गया था, लेकिन संदीप यह बात कहने से रेखा से इसलिए डरता है क्योंकि उसकी पहले एक शादी हो चुकी है और उसके दुख से अभी वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकली है। इधर जो रेखा होती है वो इस वजह से उससे कहने से डरती है क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है और उसके पति की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें किया करते और एक दूसरे को अपनी छोटी मोटी बातों को भी बताया करते। तभी एक दिन अचानक से संदीप रेखा के पास फोन करता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब लगने के लिए कहता है कि यहाँ पर अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। रेखा भी इस जॉब के लिए मना नहीं करती है और संदीप से कह देती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं वहीं पर जॉब कर लूंगी, ये भी अच्छा ही रहेगा। इसके बाद संदीप और रेखा उसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं और अब वे एक दूसरे के साथ घंटों तक कंपनी की कैंटीन में बैठकर बातें किया करते और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहते हैं। तभी एक दिन अचानक से जो संदीप है वो मौका देखकर रेखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। इधर रेखा पहले से संदीप को पसंद करने लगी थी तो वह भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और संदीप से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि संदीप, मैं भी तुमसे काफी दिनों से प्यार करती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम इस बात का बुरा ना मान जाओ और मैं एक अच्छा दोस्त खो दूं। इसी वजह से मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था, लेकिन मैं उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगी थी जब हम लोग एक दूसरे से अलग हुए थे मंसूरी से आने के बाद। अब यह बात सुनकर संदीप बड़ा ही खुश होता है और कहने लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और मेरे हिसाब से अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो रेखा उससे कहने लगती है कि संदीप, मुझे डर है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि मेरी सास मुझसे कह रही थी कि तेरा भाग्य ही ऐसा है, तेरे भाग्य में पति ही नहीं है, कहीं ऐसा सच हो गया तो शादी के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो मैं फिर क्या करूंगी, मैं इस दुनिया में अपना समय व्यतीत नहीं कर पाऊंगी। तभी जो संदीप होता है उसे समझाता है, कहता है कि रेखा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो विधि का विधान था, ऊपर वाले का खेल था, जो होना था वो हो गया, लेकिन उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकते। अब जो रेखा है वो कहती है कि ठीक है, इस बात को सोचने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन का समय चाहिए और 2 दिन बाद मैं तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगी। संदीप भी इसकी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास खूब 2 दिन है, आराम से सोच लेना और सोचकर मुझे जवाब दे देना। जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो संदीप बड़ा ही बेकरार है उस जवाब को सुनने के लिए कि रेखा उससे क्या कहेगी, हामी भरेगी या मना कर देगी। अब रेखा जैसी कंपनी आती है तो कंपनी आते ही संदीप से कह देती है कि ठीक है संदीप, मैं और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी होगी और मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। और एक बात का और ख्याल रखना कि उन्हें यह ना पता चले कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। तुम एक दोस्त की तरह मुझे उनसे मिलाओगे और मैं उनका नेचर देखना चाहती हूँ। अब संदीप उससे कहने लगता है कि रेखा, आखिर क्यों ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगती है, देखो, पिछली बार मैंने अपने ससुराल वालों से दूर रहकर उससे शादी की थी, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, तो मेरा कोई भी घर नहीं बसा था। तो इस बार मैं तुम्हारे घर वालों को देखना चाहती हूँ और उनकी मर्जी से ही हमारी शादी होगी। तभी जो संदीप होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि रेखा, मैंने अपने परिवार वालों को पहले ही बता दिया है और वो लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है और ना ही वो ऐसी बातों पर बिलीव किया करते हैं। फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो तुम मेरे साथ चलो और मैं ऐसा ही कहकर तुम्हें उनसे मिला दूंगा जैसा तुम चाह रही हो। संदीप रेखा को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहां पर अपने माता पिता से मिला देता है। माता पिता रेखा की कहानी सुनकर पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और वो उसको हौसला देते हैं, कहते हैं कि बेटी चिंता मत करो, और संदीप और रेखा दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी हमें उसी रेखा नाम के कैरेक्टर ने भेजी
भेजी है। हालांकि उनके नाम और जगह के नाम हमने बदल दिए हैं, लेकिन आज भी वो अपना खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रही है और फिलहाल उनकी जिंदगी में 2 बच्चे आ चुके हैं, जिनके साथ वो अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। बाकी वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।